होता है? प्रिंसिपल भाई एक फंडामेंटल ट्रूथ है एंड जो कि आपको फाउंडेशन सिस्टम देता है, बिलीफ देता है, जैसे कि A+B का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई भी प्रिंसिपल है, न्यूटन्स लॉ है, तो वो एक फंडामेंटल है। वो ये कहता है कि ऊपर से कोई भी चीज़ गिरेगी तो वो नीचे ही आएगी। तो ये फंडामेंटल है, या फिर आप ये कह लो कि एक ट्रूथ है जो कि प्रिंसिपल के द्वारा सिद्ध हो चुके हैं, जिनके ऊपर काफ़ी रिसर्च की गई है। ऐसे ही हमारे बिजनेस में भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, वो मोस्टली कवर हो चुके हैं और मोस्टली प्रूफ हो चुके हैं कि ऐसा होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहता है भाई ये नॉर्मल कहा जाए तो बोर्ड एंड जर्नल गाइडलाइंस है फॉर द मैनेजर। ये कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि ये स्पेसिफिक हैं या फिर ये मैडिटरी हैं। ये जर्नल गाइडलाइन है, मतलब कि मैनेजर को इस तरह से बिहेव करना चाहिए, मैनेजर की डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होगी, बिहेवियर ऐसा होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो जर्नल गाइडेंस हैं, साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग पावर में क्या करते हैं, इन्हेंस करते हैं, हेल्प करते हैं, बिहेवियर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नॉट रिजिड। अभी मैंने आपसे कहा कि ये प्रिंसिपल ऑफ गाइडलाइंस है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है जर्नल गाइडलाइंस है, तो ये किसी भी तरह से रिजिड नहीं है। आपको एक गाइडलाइंस दी गई है कि ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करवाना चाहिए, ये सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आ जाता है। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ द मैनेजमेंट या प्रिंसिपल मैनेजमेंट। नेचर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है? यूनिवर्सल एप्लीकेबल। यूनिवर्सल एप्लीकेबल का मतलब ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में, वेदर इट इज़ स्मॉल लार्ज, सब जगह अप्लाइड है, और कहीं पर भी हो आप तो हर जगह पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइड है। नेक्स्ट कहता है आपका जर्नल गाइडलाइंस है। जर्नल गाइडलाइंस अभी मैंने एक्सप्लेन करी डेफिनेशन में, सेम है। जर्नल गाइडलाइंस आपको बताई जाती है हाउ टू बिहेव, हाउ टू कमांड, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट कहता है प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर है। कोई भी प्रिंसिपल विदाउट प्रैक्टिस के नहीं बनाया गया। हेनरी फ्योल के हों, FW टेलर के हों, बार बार प्रैक्टिस की गई है, बार बार उनको स्टडी किया गया, तब ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। फिर उसके बाद आपका आता है ये प्रैक्टिस एंड ये हो गया। नेक्स्ट आता है बिहेवियर। बिहेवियर मैनेजर बिहेवियर के रिगार्डिंग है कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टोटली मैनेजर बिहेवियर पे फोकस किया गया है कि मैनेजर को कैसे काम करवाना है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना है, वो सारी बातें यहाँ पे की गई हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट इसलिए रिलेशन है कि यहाँ पे बताया गया है कि भाई यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं होगी तो कन्फ्लिक्ट अराइज होगा। ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा, तो वो ऑलरेडी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में डिस्कस है। कॉन्टीजेंट क्या कहता है? कॉन्टीजेंट कहता है कि भाई ह्यूमन बिहेवियर है जो कि एज़ पर सिचुएशन चेंज होगा, एज़ पर मैनेजर से डिसीजन चेंज हो सकते हैं, एज़ पर सिचुएशन हर मैनेजर अलग तरह से रिएक्ट कर सकता है, तो इसको आप कॉन्टीजेंट भी कह सकते हो और क्रिएटिविटी भी कह सकते हो। नेक्स्ट आपके पास जो लिखा है, ठीक है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल आपका क्या है? एज़ पर सिचुएशन चेंज होगा, डायनामिक इन्वायरमेंट में लग सकता है, जैसे कोविड आ गया तो सारे ही बिजनेस के जो प्रिंसिपल्स थे वो चेंज हो गए, ठीक है, जो ऑनलाइन डील करने लग गए तो एकदम से रैंडमली। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहता है कि भाई कभी भी ये फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबल है। अब आपकी थ्योरी जो आती है, क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी है जो कि दो पार्ट्स में बांटी गई है, दो ने दी है, FW टेलर और हेनरी फ्योल। FW टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर बोला जाता है और हेनरी फ्योल को एडमिनिस्ट्रेटिव का फादर बोला जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल का फादर कह लीजिए, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि क्या क्या रीज़न है जिसमें मैनेजमेंट और साइंस से कैसे कैसे डिफरेंस है। देखो साइंस रिजिड होता है, न्यूटन्स लॉ जो कहता है वो ही सबको मानना पड़ेगा, उसके अलावा आप अलग नहीं जा सकते। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये रिजिड नहीं होता, ये प्योर साइंस ही नहीं है, क्योंकि ये एज़ पर सिचुएशन चेंज हो सकता है। ये अप्लाइड स्टेट मैनर, मतलब जैसा लिखा है स्टैटिक मैनर में वैसा ही अप्लाइड होगा। न्यूटन्स लॉ रहा, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स रहा, MC² रहा, तो ये जो फॉर्मूले हैं वो एज इट इज़ अप्लाइड रहेंगे। पर यहाँ पे कहते हैं ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके कहता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल और वैल्यूज़। वैल्यूज़ में और प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है? तो अगर वैल्यूज़ और प्रिंसिपल की बात की जाएगी तो देखिए, वैल्यूज़ कहती हैं जो इथिकल हैं, जैसे कि आपके कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है, एक्सेप्टेबल होने चाहिए, डिज़ायरेबल होना चाहिए।
प्रिंसिपल्स कहते हैं बेसिक ट्रूथ हैं भाई, जर्नल गाइडलाइंस है जो ओवरऑल अप्लाइड है और ये ट्रूथ हैं कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, इसका परिणाम ये निकल के आएगा। ठीक है। वैल्यूज़ यहाँ पे क्या कहती हैं, फॉर्म्ड थ्रू द कॉमन प्रैक्टिस, ये कॉमन प्रैक्टिस के द्वारा बनी गई हैं। वाइल अगर मैनेजमेंट की बात की जाएगी तो इस पर रिसर्च की गई हैं। ठीक है। टेक्निकल बिहेवियर को ऑब्जर्व करके बनाया गया है, ये सारी बातें इसमें दी गई हैं। नेक्स्ट कहता है मैनेजमेंट एज अ प्रिंसिपल और मैनेजमेंट एज अ टेक्निक। देखिए मैनेजमेंट एज अ टेक्निक अलग है और मैनेजमेंट एज अ प्रिंसिपल अलग है। प्रिंसिपल गाइडलाइंस होती है, टेक्निक एक प्रोसीजर है कि आप किस तरह से काम करवाओगे, और ये फ्लेक्सिबल होता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होती। जैसे कि टेक्निक एक आपने पढ़ी होगी मोशन स्टडी, तो वो आपकी फ्लेक्सिबल नहीं होगी। तो टेक्निक्स आपकी मैनेजमेंट टेक्निक्स कभी भी फ्लेक्सिबल नहीं होती, पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑलवेज फ्लेक्सिबल होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है, पहला कहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू ही बनाए जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है। सेकंड कहता है हेल्प इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को हेल्प करने में बहुत फ़ायदा करते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कैसे अचीव करना है, सोशल गोल को कैसे अचीव करना है, पर्सनल गोल को कैसे अचीव करना है, कस्टमर्स को कैसे सेटिस्फाई करना है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स में बहुत हेल्प करता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारी स्टडीज़ से, बहुत सारे प्रिंसिपल से हम रिसोर्सेज को यहाँ वेस्ट होने से रोक देते हैं, जिससे हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं वो बेस्ट वे में यूटिलाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट कहता है साइंटिफिक डिसीजन, डिसीजन आपके क्या होते हैं, साइंटिफिक इन द सेंस कि आपने ऑलरेडी स्टडी करके उसके ऊपर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन पढ़ के तब वो प्रिंसिपल लगाएं। नेक्स्ट चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर चेंज इन टेक्नोलॉजी होगी, जैसे कोविड आ गया तो सब ऑनलाइन हो गए, तो उसमें मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल आपके क्या है, हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि एकदम से फ्लेक्सिबल होते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं। उससे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिव हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे इफेक्टिव हो जाएगा, यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होगी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो होगी, सारे प्रिंसिपल फॉलो होंगे, तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोमेटिकली अच्छा इफेक्ट करेगा, काम अच्छे से करके देगा। इफेक्टिव का मतलब काम अच्छे से करके देगा। नेक्स्ट कहता है सोशल ऑब्लिगेशन, अब जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पहले कह रहा है कि बिहेवियर ऑफ द मैनेजर बता रहा है कि मैनेजर को कैसा बिहेव करना है, तो यहाँ पे सोशल ऑब्लिगेशन बन जाती है कि आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल, एम्प्लॉयज़ सभी को सेटिस्फाई करके चलना है। ये सारा था आपका इम्पोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मोस्टली देखिए बहुत रेयर होगा आपसे एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे, बाई चांस पूछ भी सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक केस स्टडी दे दी और उसके अंदर पूछेगा कि आप ये बताइए कि यहाँ पे मैनेजमेंट थ्योरी भी कहा जाता है और एडमिनिस्ट्रेटिव भी कहा जाता है, क्योंकि इनके प्रिंसिपल रिगार्डिंग मैनेजिंग द थिंग्स है, तो इनको दोनों ही कहा जाता है। और एग्ज़ाम में आए कि हेनरी फ्योल के फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी कौन है, तो हेनरी फ्योल, और एडमिनिस्ट्रेटिव की भी अगर बात की जाए तो भी हैं हेनरी फ्योल। अच्छा, अब इसके प्रिंसिपल कैसे याद करोगे, इसके लिए एक ट्रिक है, यू टू डाई विथ ऑस्कर, ऑस्कर अवार्ड सभी को चाहिए, तो यू टू डाई विथ ऑस्कर। ऑस्कर में आपको देखो यहाँ से सारे ही प्रिंसिपल मिल जाएंगे एक सेंटेंस के अंदर। यू का मतलब यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। डी का मतलब डिवीज़न ऑफ वर्क, ठीक है, डिसिप्लिन। आई का इनिशिएटिव, ई से स्प्रेड द क्रॉप, एस से सबॉर्डिनेट, ठीक है, या सबॉर्डिनेट टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट वो, ठीक है। फिर ओ से ऑर्डर, एस से आपका हो जाएगा स्केलर चेन, सी से सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, आर से न्यूमरेशन, ठीक है, एस से आपका जो लास्ट बचा दैट इज़ योर दिस वन स्केलर चेन हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन। इससे आप 14 प्रिंसिपल बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। ये सारे के सारे 14 प्रिंसिपल एक सेंटेंस में कवर हैं, यू टू डाई विथ ऑस्कर। आगे चलते हैं, इंडिविजुअल एक एक को काम देखते हैं। तो डिवीज़न ऑफ वर्क कहता है कि एवरी एम्प्लॉय शुड बी असाइंड ओनली वन टाइप ऑफ वर्क, किसी भी एम्प्लॉय को एक ही टाइप का वर्क दें, अलग अलग टाइप का वर्क ना दें। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत क्लियर होनी चाहिए,
कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस्ड भी होनी चाहिए। डिसिप्लिन होना चाहिए जिसमें आपका आ जाता है कि रूल्स, एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसीज़, ये सारे ऑर्गेनाइज वे में चलने चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब है कि डू द थिंग्स विद ऑनेस्टी। आप जो भी काम करो अच्छे से करो, तो वो डिसिप्लिन है। जैसे सुबह 4 बजे उठना है तो उठना है, तो वो एक डिसिप्लिन में आ जाता है। ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि ये कहता है ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर, ऑर्डर हमेशा एक से आना चाहिए। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि आपके जो वन हेड वन प्लान की बात करता है। तो ये दोनों एग्ज़ाम में ना कंफ्यूजिंग रहते हैं, तो याद रखना जब ऑर्डर की बात आएगी तो वन ऑर्डर आना चाहिए वन सुपीरियर से। सबॉर्डिनेट कितने भी हों पर सुपीरियर एक ही होगा, एक ही बॉस ऑर्डर करेगा। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि वन हेड वन प्लान। ठीक है। नेक्स्ट कहता है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को भी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट बना दिया जाए। ठीक है। रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल एम्प्लॉयज़ को सफिशेंट आप क्या करने चाहिए और पेमेंट होनी चाहिए, ताकि उसको ये ना लगे मैं अंडर पे हूँ। ठीक है। उसको वो डिससेटिस्फाई ना रहे। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर इन वन हैंड, मतलब फ्यू के, कुछ लोगों के हाथ में हो। और डिसेंट्रलाइजेशन की सब में ही पावर बांट दी गई है। तो ये बैलेंस होना ज़रूरी है, ये दोनों ही चीज़ होनी चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन। ना तो पावर कुछों के हाथ में ही हो, ना ही पावर सबके हाथ में हो, दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। स्केलर चेन, स्केलर चेन कहता है, आपने पढ़ा होगा, स्केलर चेन कहता है टॉप टू बॉटम चलोगे। कैसे चलोगे? टॉप टू बॉटम चलोगे। तो यहाँ से ऑर्डर जब यहाँ फॉलो हो रहा है तो ये स्केलर चेन है। ठीक है। हाँ, पर ये डिपार्टमेंट में आपस में बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? गैंग प्लैंक। क्या हो गया? गैंग प्लैंक। याद रखना सेम लेवल पे ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, सेम डिपार्टमेंट पे। अगर अलग अलग लेवल होगा ना तो वो गैंग प्लैंक नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्डर। ऑर्डर आपको बताया है मैंने। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है कि आप जो है अप्रोप्रिएट ऑर्डर सबॉर्डिनेट को मिलना चाहिए इन प्लेस। ठीक है। जिसमें मटेरियल ऑर्डर भी आता है, जिसमें ये कहा जाता है कि प्लेस पे चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। ये सारी बातें जो कही जाती हैं। नेक्स्ट आपका जो कहता है इक्विटी। इक्विटी कहता है कि सबको एक तरह का देखोगे, डिफरेंट रिलीजियंस हों, ऑर्गेनाइजेशन में कितने भी वर्क कर रहे हो सबको एक जैसा ही रखोगे, इक्विटी रखोगे उनके साथ। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर का मतलब यहाँ पे पर्सनल है कि स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल कहता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को जाने नहीं देने चाहिए, मतलब वो जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रहें। इनिशिएटिव यहाँ पे क्या है? इनिशिएटिव का मतलब है कि आप सबॉर्डिनेट को डिसीज़न मेकिंग में इन्वॉल्व करो, उसके अगर इनोवेटिव आइडियाज़ हैं तो उसे अप्रिशिएट करो। वो स्प्रेड द क्रॉप। स्प्रेड द क्रॉप कहता है कि सबके साथ इंडिविजुअल, मतलब सबके साथ एक साथ होके काम करना है, मतलब एक टीम वर्क की तरह काम करना है। स्प्रेड द क्रॉप का सिंपल मीनिंग है टीम वर्क। आप इसी तरह से, इसके कीवर्ड्स हैं जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, तो आप इन कीवर्ड्स को बड़े ध्यान से समझना। ये सारे ही कीवर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये आपकी केस स्टडी में बहुत काम आने वाले हैं। तो याद रखना डिवीज़न ऑफ वर्क क्या कहता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन। ये कीवर्ड्स आपको केस स्टडी सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे, जो आपको बताएंगे कि इन्होंने बहुत ज़्यादा 14 प्रिंसिपल नहीं दिए, इन्होंने 4 प्रिंसिपल में अपनी बात ख़त्म कर दी। इनका कहना यह है साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल, एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू द ऑल कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट, सभी मैनेजमेंट पे साइंस की तरह प्रिंसिपल्स लगाना। ठीक है। दूसरा ये कहता है इट कंसिस्ट मेथड, प्रोसीजर, साइंटिफिक, ठीक है, ट्रेंड, इनकम, आउटपुट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय F.W. टेलर। तो ये मेथड बताते हैं, प्रोसीजर बताते हैं कि काम कैसे होना चाहिए, साइंटिफिक टूल बताते हैं इफ़िशियंसी इंक्रीज़ करने का, इफ़ेक्टिवनेस इंक्रीज़ करने का। इनके 4 प्रिंसिपल हैं जो कि आप देख सकते हो। साइंस नॉट अ रूल, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, cooperation not individual, development of every person to his her greatest efficiency। देखिए, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, इसको शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे, हर्ष डन सी एस। देखो प्रिंसिपल को कभी भी सिक्वेंसली याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो जैसा मन करे वैसे कर लेना। हर्ष डन सी एस, तो हर्ष से एच से क्या हो जाएगा? हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड।
ठीक है। डी से डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेट इफिशिएंसी। सी से कॉपरेशन नॉट अ इंडिविजुअल, ठीक है। एस से साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे। अच्छा, अब हम एक एक करके इसको समझते हैं। समझने के लिए क्या होगा, समझने के लिए आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा कि साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। साइंस कभी भी, जैसे न्यूटन्स लॉ है तो फिज़िक्स के लॉ हैं, ठीक है, वो एग्जैक्टली वैसे लगेंगे जैसे आपको दे दिया, जैसे एनर्जी के लिए दे दिया E=mc², तो वो एग्जैक्टली वैसे ही लगेंगे। पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता। जो साइंस के प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो बताए तो गए हैं, बट अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बिहेवियर वो चेंज होते रहते हैं। उनको एग्जैक्टली अप्लाइड नहीं कर सकते कि आपने एक कंपनी में जैसा एग्जैक्टली अप्लाइड किया दूसरे पे भी वैसे ही कर दो। हर सॉरी, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड कहता है कि भैया एक जैसा काम करना है। कैसा करना है? एक जैसा, वो टूटनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे ना वो हेनरी फ्यूल का वो वाला प्रिंसिपल इंक्लूड हो जाता है जिसमें वो ये कहते हैं कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जर्नल इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, सबऑर्डिनेट इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। तो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड कहता है कि अकेले काम नहीं कर सकते आप, अकेले काम करने के लिए नहीं बने हो आप, अकेले काम नहीं करोगे। इसमें आप क्या करोगे, आप इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशनल गोल कोऑपरेटिव होके कॉपरेशन एक साथ दिखा के ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करेंगे। इन्होंने ही मेंटल रिवॉल्यूशन की बात की गई है। मेंटल रिवॉल्यूशन क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर की बात करना है, एम्प्लॉयज़ के इफ़ेक्टिवनेस को समझना है, एम्प्लॉयज़ की थिंकिंग को ऑर्गेनाइजेशनल थिंकिंग में कन्वर्ट करना, वो मेंटल रिवॉल्यूशन का इन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि एम्प्लॉय की सोच बदल दो, बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग क्रिएट कर दो कि वो ये सोचे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल। अब कॉपरेशन एक के द्वारा नहीं हो सकता। यहाँ हार्मोनी का मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर दो। और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल कहता है कि कोऑर्डिनेशन, मतलब किसी एक के करने से नहीं होगा, सबके करने से होगा। तो सबका एक साथ आना ज़रूरी है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेट एफिशिएंसी। एम्प्लॉय पे फोकस करो ताकि वो क्या करे, उसको डेवलप करो, उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करो, उनको गाइड करो, उनको बताइए कि कैसे काम करना है, किस तरीके से करना है, ताकि जब आप एक पर्सन को, मतलब एक एम्प्लॉय को डेवलप करोगे तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाएगा। ग्रेट इफ़िशिएंसी प्रोडक्शन विद मिनिमम कॉस्ट आप कर पाओगे। नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी टेक्निक। टेक्निक के लिए आपके पास दो मतलब शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक कहती है टू फादर टू मदर टू डॉटर एंड सन, ठीक है। अब इधर आप ध्यान देना, टू फादर टू मदर टू डॉटर एंड सन। टू फादर से एफ फॉर फंक्शनल फोरमैनशिप, एम फॉर मेथड स्टडी, ठीक है। एक और होगी फटीक स्टडी, एफ फॉर फटीक स्टडी, एम फॉर मोशन स्टडी, डी फॉर आपका यहाँ पे होगा डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम, ठीक है। टी फॉर टाइम स्टडी, यहाँ से टी से टाइम स्टडी, एस से आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ठीक है। इस तरह से आप कर लेंगे। दो एफ हैं, एक एफ कहता है कि भाई फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है, एक फंक्शनल फोरमैनशिप की बात करता है और एक फटीग स्टडी की बात करता है। इनको भी सिक्वेंसली याद करने की ज़रूरत नहीं। टू एम है, एक मेथड स्टडी की बात करता है, एक मोशन स्टडी की बात करता है। टी से है टाइम स्टडी, डी से आपका डिफरेंशियल पीस वेज रेस सिस्टम, एस से आपका क्या है, एस से यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क है। तो इस शॉर्ट ट्रिक से आप टेक्निक्स के नाम याद कर लेंगे। अच्छा, एक एक करके मैं ये सारी टेक्निक्स आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। उससे पहले मैं बताती हूँ फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप FW टेलर ने कहा कि भाई हर फैक्ट्री को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक प्लानिंग इंचार्ज कर दो और एक आप क्या कर दो, प्रोडक्शन इंचार्ज। तो इसके लिए भी ना एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है, इनमें से कोई भी एक दे देगा, कहेगा वो किसका पार्ट है। तो आपको ये याद होने चाहिए कि प्लानिंग इंचार्ज के अंदर चार कौन से आते हैं
और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर 4 कौन से आते हैं? तो देखो, जो आपका डर्ट है वो इसके लिए है, प्लानिंग इंचार्ज के लिए, और सर जी इसके लिए है। देखो, एस से स्पीड बॉस, आई से इंस्पेक्टर, जी से गैंग बॉस और आर से रिपेयर बॉस। यहाँ पे आ जाएंगे। डी से डिसिप्लिनरी, आई से इंस्ट्रक्शन कार्ड, आर से रूट क्लर्क, ठीक है, टी से टाइम एंड कार्ड क्लर्क। तो इस ट्रिक से आप क्या कर दोगे, प्रोडक्शन मैनेजर वाला ट्रिक को क्या कर लोगे, याद कर लोगे। तो एक तरफ आप क्या कर दोगे, सर जी और डट से क्या कर लोगे, याद कर लोगे इसे, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने कहा कि फैक्ट्री को 2 पार्ट्स में बांट दो, एक प्लानिंग इंचार्ज, एक प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, भाई वो इंस्ट्रक्शन देगा कैसे चीज़ें यूज़ होनी है, कितने बजे ऑफिस में आना है, ये सारा कौन बताएगा, इंस्ट्रक्शन बता देगा। इंस्ट्रक्शन में बस सिर्फ इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं, ये बात याद रखना कि कैसे काम करना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन सा मेथड यूज़ नहीं होगा, वो सारा आपका किस में आ जाएगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड में। नेक्स्ट आता है रूट कार्ड क्लर्क। रूट बताएगा कौन सा मेथड यूज़ करोगे, किस तरीके से करोगे, कौन सा मेथड यूज़ करना है वो बताएगा। टाइम एंड कॉस्ट, ये सिर्फ प्लानिंग में इंस्ट्रक्शन, ये याद रखना कि सिर्फ ये पेपर पे वर्क चल रहा है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये बताएगा कि अगर मशीन कितने घंटे में कितना टाइम बताएगी। डिसिप्लिनरी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी ये सारा बताएंगे। अब यहाँ पे आ जाओ स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या करेगा, स्पीड बॉस करेगा भाई जो इसने टाइम सेट किया है ना, इसी को मॉनिटर करेगा प्रोडक्शन इंचार्ज। कहेगा कि भाई जो टाइम अगर 15 मिनट में एक यूनिट बननी है तो 15 मिनट में ही बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट कहता है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस क्या होगा कि मशीनरी के लिए, कि मशीनरी कितने घंटे चल रही है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। गैंग बॉक्स आपका क्या कर देगा, आपको इंस्ट्रक्शन दे देगा, आपके जो इंस्ट्रक्शन है, आपके डिसिप्लिन मेंटेन करना। इंस्पेक्टर क्वालिटी मेंटेन करेगा, क्या करेगा, क्वालिटी मेंटेन करेगा। तो ये फंक्शनल फोरमैनशिप है, ये ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और तो सीधी सीधी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे आपका दे रखा है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, फटीग स्टडी, सब फटीग स्टडी कहती है कि भाई फंक्शनल फोरमैनशिप के बाद दूसरा एफ पढ़ा रही हूँ। फटीग स्टडी कहती है कि टाइम इंटरवल गैप दीजिए, जैसे एमएनसीज में 2-2 मिनट के गैप दिए जाते हैं ताकि आप क्या कर लो, फ्रेश अप हो लो, टी ब्रेक दिया जाता है, ठीक है, वो सारा। टाइम स्टडी कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कितने टाइम में कितना काम करके देना है, ठीक है। मोशन स्टडी कहती है कि एम्प्लॉय इधर से उधर बेवजह नहीं घूमेगा, आइडियल टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मोशन स्टडी ये बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितनी मूवमेंट होनी चाहिए, कितनी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। फंक्शनल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट आता है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी कहती है कि कौन से प्रोसेस, कौन सा मेथड यूज़ करोगे तो बेस्ट आउटपुट निकलेगा। डिफरेंशियल पीस वेज रेज सिस्टम कहता है कि अगर किसी ने बहुत ज़्यादा यूनिट बना दी, मतलब मेरी एक लेबर बहुत ज़्यादा काम करती है, वो 10 यूनिट मैंने बोले तो वो 12 बना के दे रही है, 15 बना के दे रही है, तो उसका रेट अलग रखो, ठीक है। जो इंसेंटिव वाला कॉन्सेप्ट है ना, जैसे सेल्स वालों को इंसेंटिव मिलते हैं, वो डिफरेंशियल पीस वेज रेज सिस्टम में ही आता है। स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में क्या है, क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट कर दो, कितनी क्वालिटी हमें चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, और वर्क को सिंप्लीफाइड कर दो। इजी डिवीज़न ऑफ वर्क जो पढ़ा था ना कि टुकड़ों में बांट दो, वो ही इसी के अंदर आता। इसी के साथ हमारा ये टेक्निक्स ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप हो गई पूरी। अब आप इसे शॉर्ट ट्रिक डर्ट सर जी से याद कर लेंगे। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, तो साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब का दे रखा है। हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, वर्क डन फ्रॉम द वर्कर, काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द मेंटल रिवॉल्यूशन। मतलब मेंटल रिवॉल्यूशन मैंने अभी कहा कि प्रॉस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर अकम्पेंड बाय द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एम्प्लॉय, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए। मेंटल रिवॉल्यूशन में यही है। मेंटल रिवॉल्यूशन ये कहता है कि इंडिविजुअल जो आप कर रहे हो ना, मतलब जो एम्प्लॉय का इंटरेस्ट है उसको ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट बना दो, ठीक है। ये सबके हैं, और ये आप इधर देख लेना, सामने सामने मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, ठीक है। ये कीवर्ड्स हैं बेसिकली जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
और बेसिकली केस स्टडी बहुत हेल्पफुल होती है। और अगर आप जैसे बहुत डीपली याद नहीं है तो आप यहाँ पे ये कीवर्ड्स को भी थोड़ा याद करके और लाइन में सेंटेंस फ्रेम करके भी लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा कि सॉफ्ट फ्लोर एक्सटेंशन फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है, एक्सटेंशन ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क का है जिसमें स्पेशलाइजेशन पे ध्यान दिया गया है। स्टैंडर्डाइजेशन मैंने यही कह दिया, प्रोडक्ट बेंचमार्क सेट करते हैं। सिंप्लीफिकेशन आपको यहाँ पे कह दी, फटीक स्टडी कह दी, रेस्ट वाइल वर्किंग, टाइम स्टडी कह दी, डिफरेंशियल पीस वेज रेस सिस्टम कह दिए। तो ये की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको मेमोराइज़ करने के लिए सारे कॉन्सेप्ट को। और इसी के साथ मेरा ये कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। हैव अ नाइस डे।